नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेनबो एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग पद्य खंड से आंखिक गीत कविता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आंखिक गीत जो है वो एक कविता संग्रह है। आंखिक गीत का मतलब होता है आंखों से अपने भाव को व्यक्त करना। अब कविता पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले इसके कवि के बारे में देख लेते हैं। तो आंखिक गीत कवि के जो रचनाकार हैं, कवि हैं, वो श्रीनिवास पानूरी हैं। श्रीनिवास पानूरी को खोटा का विश्व पितामह कहा जाता है और इन्हें खोटा का विश्व पितामह कहने वाले जो पहले व्यक्ति थे वे हैं विश्वनाथ धरोंजी राज, जो अजगर नाटक के लेखक भी हैं। अब इनका जो जन्म है वो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु जो है वो 7 अक्टूबर 1986 के हुआ था। इनका पिता का नाम शालिग्राम पानूरी है और माता का नाम दुखनी देवी है। इनका जो घर का पुकारू नाम था वो था चीनिवास। चीनिवास श्रीनिवास का घर का पुकारू नाम चीनिवास, याद रखना है। जन्म इनका बरवा अड्डा धनबाद में हुआ था। आंखिक गीत पुस्तक का जो प्रकाशक है वो है नारायण महतो और प्रकाशक वर्ष इसका है 2011। इसमें टोटल 71 कविता और 11 छरिकाएं हैं, जिसमें से नए सिलेबस के अनुसार हमें सिर्फ कविता संख्या 1, 10, 22, 33 और 51 पढ़ना है। कविता का नाम देख लीजिए एक बार। आइस हमर गीतेक देसे, करिया कजरा घर से, रखिया भाई मुहेक पानी, खोटा हाय खोटा, नाच बंदर नाच रे। तो इस वीडियो में हम लोग इस पांचों कविता के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक वीडियो में कंप्लीट आपको सारा कविता करवाया जाएगा, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चलिए हम लोग आज का फर्स्ट कविता शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि हमें हिंदी में पढ़ाते हैं, तो कविता का हिंदी में भावार्थ भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइस हमर गीतेक देसे, फूटल सुधे फूल, डारी डारी पाते पाते लटकल अली कुल। आइस हमारे गीतेक देश का मतलब है कि आज हमारे गीत के देश में फूटल, फूटल मतलब खिला हुआ है, सूधे मतलब होता है सिर्फ, एकदम छूछे जिसको कहते हैं, तो सिर्फ फूल खिला हुआ है और कुछ भी नहीं है। डारी डारी पाते पाते मतलब पेड़ का जो एकदम डाल है, डाल डाल और पत्ता, पाते पाते का मतलब पत्ता पत्ता, लटकल का मतलब होता है चिपका हुआ है और अलीकुल का मतलब होता है भौरों का झुंड। तो जब फूल खिला हुआ है तो उस फूल पे अलीकुल मतलब भौरों का झुंड जो है वो चिपका हुआ है पूरा, हर डाल पे, हर पत्ते पे। आगे कविता में कहा गया कि सघन मंजरल आमेक गाछ, करे छाहुर दान, कोकिल कुहू कुहू डाके, ऋतु राजेक आवाहन। कहता है सघन मतलब घना, एकदम बहुत ज्यादा। मंजरल का मतलब होता है आम का मंजर, जब आम फलने से पहले उसमें जो फूल आता है वो। तो सघन मंजरल, घना मंजरा हुआ है आम के गाछ, आम का जो पेड़ है वो घना मंजरा हुआ है। और करे छाहुरदान, छाहुरदान का मतलब वो छाया कर रहा है। कोकिल मतलब कोयल जो है वो कुहू कुहू डाकती मतलब बोलती है और उससे वो ऋतुराज, ऋतुराज जो बसंत है उसका आवाहन कर रही है। कौन? कोयल। ई पारे अशोक गाछ ऊपर बाकुल, कहता है कि इस पार अशोक का गाछ है, गाछ का मतलब पेड़, और ऊ पारे बकुल, उधर बकुल का पेड़ है। लेके फूले गंध हवा, छूटे दूर देसे, प्राण प्रिया बैसल जहां, शुष्क मिलान वैसे। लेके फूले के गंध हवा, लेके फूल, फूल से जो गंध हवा, सुगंध है, वो हवा जो है वो दूर देश जा रही है। छूटे दूर देशे का मतलब फूल से गंध हवा, बहुत अच्छा हवा, फूल से जो हवा है, सुगंध है, उसको लेके वो दूर देश में जा रहा है, वैसे देश में जा रहा है जहाँ पे उसका प्राण प्रिय क्या हुआ है, बसा हुआ है। सुसेक मिलान वैसे, आँखिक मधुर दर्शन प्यास, लोर डूबल कुल, आइस हमर गीतेक देसे, फुटल सुधे फूल। जो आँख है वो मिलन, मधुर मिलन के लिए, मधुर मिलन के दर्शन के लिए प्यासी है। और इसी इसी कारण से वो लोर डूबल कुल मतलब आँख जो है वो लोर, आंसू से भरी हुई है। आइस हमर गीतेक देसे, फुटल सुधे फूल। तो ये कविता समाप्त होता है। अब इसका हिंदी भावार्थ देखते हैं कि हिंदी में इस कविता का भावार्थ इस प्रकार है कि इस कविता में कवि पानूरी जी महाराज का चित्त जो है वो प्रसन्न है, आनंदित है, क्योंकि कवि की रचनाओं का काव्य जगत में एक पहचान बना ली है। काव्य जगत की एक पाठक कवि की रचनाओं को सुगंधित फैलने लगी है। मतलब जो कविता लिखा जा रहा है कवि द्वारा, अब उनको अलग पहचान मिलने लगी, उससे लोग उन्हें जानने लगे हैं। तो उनकी रचनाओं का जो सुगंध है वो पूरा फैलने लगा है। स्वर्ग में भी इनकी कविताओं की चर्चा होने लगी है।
कविता कर्म के समय ही सारी अनुकूलता में बदल गई है। अतः स्वर्ग में आनंद का वातावरण है और कवि के मन में अपने कवि कर्म के सफलता का आनंद सागर की लहरें मार रहा है। अगला कविता हम लोग इसका देखते हैं। अगला कविता शुरू करने से पहले हम लोग इस कविता का एमसीक्यू देख लेते हैं कि इसमें से क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, आइस हमर गीतेक देशे आंखें गीत गाछे कई बार गीत लगे। मतलब जो हमारा आइस हमर गीतेक देश जो कविता है, उसमें आंखिक गीत कविता कितने नंबर का कविता है? पहिल नंबर, दूसर नंबर, 10वां नंबर, तेसर नंबर। तो इसका जो सही आंसर है पहिल नंबर। जो आंखिक गीत कविता है वो इस आइस हमर गीतेक देशे का पहला नंबर कविता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि आइस हमर गीतेक देशे शीर्षक कविताएं गीतेक देशे में कौन माने सही है? गीत का देश का मतलब क्या होता है? सही मतलब क्या है? ऑप्शन है काव्य जगत, रचना संसारे, गीतेक दुनियाज और सभे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, क्योंकि गीत का देश का मतलब होता है काव्य जगत भी होता है, रचना और संसार भी होता है, गीत का दुनिया भी होता है, इसीलिए सही आंसर है इसका सभी। अगला सवाल है, आई समर गीतेक देशे कविताएं कवि के कौन भाव फरछल भेल है? इसमें से कवि का कौन सा भाव आया है? कविता कर्म के सफलता का भाव आया है, आनंद भाव आया है, काव्य जगत पहचान हवे का आनंद भाव आया है, या सभी है? तो आप देखेंगे जब भावार्थ इसमें आपको बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि कवि का जो कविता है वो सफल हो रहा है, लोगों के पास पहुंच रहा है, लोग उसे प्यार दे रहे हैं, कवि के इसके लिए कवि के पास आनंद भाव है और उनका एक कविता जगत में अलग ही पहचान बन रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। अगला सवाल है, आई समर गीतेक देशे फूटल सुधे फूल डारी डारी पाते पाते लटकल अली कुल ई कविताएं। सूधे शब्द का सही मतलब क्या होगा? तो कविता में आपको बताए थे सूधे का मतलब होता है छुच्छे, सिर्फ, खाली। तो इसका सही आंसर हो जाता है सभी। मतलब सूधे शब्द का ये सब मतलब हो सकता है। सूधे मतलब छूछे भी होता है, सिर्फ भी होता है और खाली होता है। अगला सवाल है, ई कविताएं अलीकुल में कौन माने सही है? अलीकुल किसे कहा गया कविता में? तो अलीकुल का मतलब ऑप्शन है अलीकुल, कुलकुली, कांटाक दल, भांवराक दल और पत्र दल। तो इसका सही आंसर हो जाता है भांवराक दल। अलीकुल का मतलब होता है भांवरा का दल। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो अगला सवाल है, ई कविताएं डारी डारी पाते पाते के भावार्थ की है क्या? चारों दिशाएं, डायरे डायरे, पाते पाते, एकर में कौन होना है? तो इस कविता में डारी डारी पाती पाती का मतलब है चारों दिशा में, क्योंकि कवि का जो कविता है वो अब चारों दिशाओं में पहचान होने लगी है। ई कविता अलीकुल केकर प्रतीक है? कविता में जो अलीकुल है वो किसका प्रतीक है? अलीकुल का मतलब तो होता है भौरों का झुंड, लेकिन भौरों का झुंड कविता में किसका प्रतीक है? पाठक के, प्रशंसा के, कवि के विरोधी के, या ए और बी दोनों? तो अलीकुल मतलब होता है भौरा, और भौरा क्या था? डाली से चिपका हुआ था। इसका मतलब यहाँ पे है कि कवि कवि का जो कविता है वो चारों तरफ फैलने लगा, लोग उसे पसंद करने लगे। तो जो पाठक है और कवि के प्रशंसक है उसका मतलब होता है अलीकुल। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल, ई कविताएं देशे डारी डारी पाते पाते शब्द के कौन कारक प्रत्यय विभक्ति लगे? इसमें से कारक आपको बताना है कि डारी डारी पाती पाती में कौन सा कारक है। तो अगर आप कारक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग हिंदी खोटा का व्याकरण पढ़ेंगे, उसमें कारक भी पढ़ना है। तो कारक पहचानने का वो चिन्ह जो होता है उसमें से अगर आप देखेंगे तो अधिकरण कारक का क्या होता है? अधिकरण मैं पे पर। तो यहाँ पे डाली पर हो जाएगा, इसीलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला सवाल है इसमें, लेके फूले के गंध हवा छूटे दूर देसे प्राण प्रिय बैसल जहाँ शुष्क मिलान बेसे। ई कविता में प्राण प्रियल केकरा कहल गेल है? तो प्राण प्रिय ऑप्शन है कविक मान प्रतिष्ठा के, कविक सम्मान के, कविक जस कृति के, या सभी। तो इसका सही आंसर है सभी का, कि कवि का जो प्राण प्रिय है वो ये सारी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, ई कविताएं फूले के गंध लेकर केकर प्रतीक है? फूल का गंध जो है वो किसका प्रतीक है? कवि के जस के, कवि के कृति के, कवि रचना कर्म के, आर रचना के, और सभे। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सभे। ठीक है, फूले गंध का मतलब कवि का कृति जो कवि लिख रहे हैं उन सब का प्रतीक हो जाएगा। अब हम लोग अपना अगला कविता पढ़ लेते हैं, जो इस पाठ का दूसरा कविता होगा। कविता संख्या 10 है, करिया कजराग घरे से। कविता का इस प्रकार से लिखा गया है कि करिया कजरा घरे से साबित बहराइल के, कहाँ वो साबुन जे धोवे ई दाग के। कहा गया कि करिया घर से, करिया काजर घर से मतलब कोई अगर घर जिसमें पूरा काला काला लगा हुआ है,
तो उससे साबित बहराइल कुल, उससे साफ-सुथरा बाहर कौन आया है आज तक? ठीक है? और कहाँ वो साबुन कहाँ है जो इस दाग को धो दे? आगे लिखा गया है, माया विनिक माया देसे हवाएँ फूटे फूल। मतलब माया बिना देश कहाँ चलता है? बिना मोह माया का देश कहाँ चलता है? और हवा में फूल कहाँ पे खिलता है? टाने विश्वामित्रेक प्राण मेनका काने दूल। मतलब आज भी विश्वामित्र जब तपस्या करते हैं तो उनको तपस्या भंग करने के लिए मेनका जैसी सुंदरी आके उनको अपने तरफ आकर्षित करती है। बन दधीचि बनत दधीचि पर हिते ऐसन दानी के। दधीचि एक ऋषि का नाम है, तो ऐसा कोई दानी नहीं हो बन सकता है। दधीचि जैसा कोई दानी बन ही नहीं सकता है। ऐसा कोई दानी नहीं है। एखनु पूर्वे सुरुग उगे पश्चिमे नूतन चाँद। आज भी पूरा सूरज जो है वो पूर्व से उगता है और नूतन चाँद जो है वो पश्चिम से उगता है। बाँटे नूतन जीवन बाँटे नूतन जीवन भले शोभे फूलेक बाँध। जो नूतन जीवन है, चाँद जो है, नूतन चाँद जो भी आज भी वो अपना मतलब जीवन बाँटता है। शोभे फूलेक बाँध एखनु सोहे साँझे सुहागिनी करे स्वागत तिमिर राज के। और एखनु मतलब आज भी जो सुहागिनी होती है, शादीशुदा औरतें होती है, वो तिमिर मतलब रात, अंधेरे का स्वागत करती है अपने पति से मिलन के लिए। कविता का भावार्थ इस प्रकार से है कि इस संसार में प्रीत की रीति से कोई भी बच नहीं पाया। जो संसार का रीति है उससे आज तक कोई बच नहीं पाया। जिस प्रकार काजल की कोठरी से कोई बेदाग बाहर नहीं निकल सकता है, काजल की कोठरी से कोई बेदाग बाहर नहीं निकल सकता है, और ऐसा कोई साबुन नहीं है जो इस दाग को धो दे। माया बिना माया के देश में, मतलब बिना माया का कोई देश नहीं चलता है, और हवा में फूल खिलते हैं। आज भी मेनका जो है वो विश्वामित्र की तपस्या को भंग करती है। जो दूसरे के हित में दधीची बन जाए, ऐसा कोई दानी अभी तक बन नहीं पाया है। आज भी नित्य दिन की भांति जो सूर्य है वो पूरब से उदय होता है और पश्चिम में नवचंद्र उदित होती है, और जो चंद्रमा है वो नवजीवन बांटता है। अंधेरा तो कोई पसंद नहीं करता है, किंतु सुहागिनी जो है वो आज भी बड़े मनोयोग से रात्रि आगमन का स्वागत अपने पिया मिलन की इच्छा से करती है। तो ये कविता यहीं पे समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कविता की ओर। अगला कविता हमारा है, रखिया भाई मुहेक पानी। कविता इस प्रकार से लिखा गया कि रखिया भाई मुहेक पानी, सामने बिहड़ बनपत, डेगे डेगे सूल, रास्ता हमर टेके खोजे, कुकर सियार बादुल। इसमें कवि कहते हैं कि रखिया भाई मुहेक पानी। मुहेक पानी कहने का मतलब है कि जो आपका मातृभाषा है उसे आप रखिए, क्योंकि सामने जो है वो बहुत बीहड़ बनपत, बन मतलब कि जंगल, और बहुत बड़ा बीहड़ मतलब बहुत बड़ा जंगल है। डेगे डेगे सूल, सूल का मतलब है कांटा, और डेगे डेगे मतलब कदम कदम, कदम कदम पे कांटा है। रास्ता हमर टेकेल खोजे, टेकेल मतलब होता है रोकना, तो हमारा रास्ता रोकने के लिए चाहता है कौन? कुकुर। ये जो डगे डगे सूल है जो हमारा रास्ता रोकना चाहता है। कुकुर सियाल बादुल पूजा थारी छीने खातिर। जो कुकुर मतलब कुत्ता, सियार और चमगादड़, बादुल का मतलब चमगादड़ है, वो पूजा की थाली छीनने के खातिर लूसा लूझा झुनी टाना टानी, वो अपने आप छीना छीनी कर रही है। ठीक है। कहाँ कठिन त्यागे के बिना अटल ध्रुवेक आसन। बिना कठिन त्याग के कोई भी चीज कहाँ मिलता है? ध्रुव का भी आसन जो है वो एकदम अटल था। पावे कहिया धूर्त सियार मृग राजे का आसन। जो धूर्त सियार है, मूर्ख सियार है, वो मृगराज का आसन कभी नहीं पा सकता है। एंड्री वने बिलायर राजा इंद्र सभाय कानी, रखिया भाई मुहेक पानी। एंड्री बिलार राजा, और फिर अंधों में जो काना राजा होता है उसका कभी ना कभी भाड़ फूट जाता है। और रखिया भाई मुहेक पानी, इसका भावार्थ हम लोग देख लेते हैं। कविता का भावार्थ इस प्रकार है कि यह कविता खोरठा भाषा आंदोलन में कवि कर्म में आने वाली बाधाओं के प्रति खोरठा भाषा प्रेमियों को सचेत करती है। कहने का मतलब है कि जब खोरठा भाषा का आंदोलन चल रहा था, उसका बढ़ावा देने की बात चल रही थी, तो कवि जो है वो खोरठा भाषा की बढ़ावा देने पर जो उनके सामने बाधाएं आ रही थी उसके बारे में लिख रहे हैं कि, और खोरठा भाषा के प्रेमियों को सचेत करते हैं, और कहते हैं कि कुछ लोग बगैर परिश्रम के सम्मान पाने, एकाधिकार स्थापित करने और धूर्तपूर्वक चाल चल रहे हैं। मतलब बिना परिश्रम किए उन्हें लगता है कि हमें ये सारी चीजें, सम्मान और एकाधिकार मिल जाएगा।
अतः उनसे सचेत रहकर ही सही व्यक्ति की पहचान करना और उसे यथोचित सम्मान देकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जो खोटा भाषा का आंदोलन चल रहा है उसमें एक सही नेता और सही व्यक्ति की पहचान करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथों में होती है। बिना त्याग के कभी भी उच्च आसन नहीं मिलता है। सियार चाहे कितना भी चालाक हो, वो कभी शेर नहीं बन पाता, उसे कभी मृग आसन नहीं मिलेगा। अंधों में काना राजा भले हो जाए, किंतु समय आने पर उसका वास्तविक योग्यता की परख हो ही जाती है। और यहाँ पे ये कविता समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट कविता देखते हैं। अगला और ये अंतिम कविता है खोटा हाय खोटा। खोटा हाय खोटा रटत रहनी गान, ई बाटे कहाँ किंतु खोटा भिषेक ध्यान, माय ऊपर ममता नाय श्रद्धा भक्ति प्यार। कवि कहते हैं कि खोटा हाय खोटा रटते रह गए, हम ये गाते रह गए, लेकिन इस पे किसी का ध्यान नहीं गया। खोटा भिषेक ध्यान किसी को इस पे ध्यान नहीं गया। माय के ऊपर ममता नाय, माय मतलब यहाँ पे कहा गया कि मातृभाषा के ऊपर किसी का ममता नहीं है, किसी को इससे प्यार नहीं है, किसी को इससे श्रद्धा भक्ति नहीं है। ई उ धरती एगो ई तो ई ई उ तो ई धरती एगो रंगे डूबल सियार, डेढ़ी ओढ़ल बाघेक चाम दीन दुबरल प्राण। यहाँ पे कवि कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक धरती है जिसमें सियार जो है वो बाघे के चाम ओढ़ के आया है। बाघे के चाम मतलब कि सियार जो है वो बाघ का खाल पहन के आया है। दीन दुबरल प्राण और उसका जो दीन दुबरल प्राण है, धोबी कुकरे घरेक न घाट के। जो धोबी का कुत्ता होता है, ना तो वो घर का होता है ना वो घाट का होता है। अमृत छोड़ के लालसा, जो अमृत छोड़ के लालची से जूठा चाटने का जो प्रयास करता है, उसका कहीं भी सम्मान नहीं होता है। विश्व सभाए स्थान, विश्व सभा में उसका कोई भी स्थान नहीं होता है। इस कविता का भावार्थ इस प्रकार से है, खोटा हाय खोटा। इसका भावार्थ इस प्रकार है कि कवि ने मातृभाषा का महत्व बताया है। कवि खोटा के लिए सदैव प्रयास किया है कि लोग अपनी मातृभाषा को सम्मान दें, क्योंकि मातृभाषा ही हमारी पहचान है, यही हमारी शान है। और विश्व समुदाय में इस मातृभाषा से ही हमें क्या होगा, सम्मान की प्राप्ति होगा। किंतु लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। जिसे अपनी माँ के ऊपर ममता ना हो, श्रद्धा ना हो, भक्ति और प्यार ना हो, जो दूसरी भाषाओं का सम्मान करता है, उसकी हालत धोबी के कुत्ते की जैसी हो जाती है। ना तो वो घर का होता है ना तो वो घाट का होता है। अमृत छोड़ के जो जूठा चाटने का प्रयास करता है, उसका सम्मान दुनिया में कहीं भी नहीं होता है। माफ कीजिएगा, इसका एक और कविता बचा हुआ है, कविता संख्या 51, नाच बंदर नाच रे। तो नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, तोर खातिर सुसनी साग हमर खातिर माछ रे। इसमें बंदर जो है वो झारखंड के जनता को कहा गया है, और उसे कहा गया है कि नाच बंदर नाच रे, कि मतलब तुम काम करो, नाचो गाओ, मोर चाहे बाँच रे, मरो या बचो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे खातिर सूखनी साग, तुम्हारे चलते, तुम्हारे खातिर जो है वो सूखा हुआ साग है, और हमारे चलते कहने का मतलब है जो गैर झारखंड वासी है उनके चलते मछली और भात है। तो कविता का भावार्थ इस प्रकार है कि नाच बंदर नाच रे, मतलब झारखंड वासियों को नाच कहा गया है बंदर, और मोर चाहे बाँच रे, मरो या जियो, तुम्हारे चलते सूखा हुआ साग है और हमारे खातिर मछली है। आगे कवि कहते हैं, नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, हमार खातिर सोना चांदी, तोर खातिर कांच रे, नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे। मेरे खातिर, गैर झारखंड वासियों के खातिर सोना चांदी है, और तुम्हारे खातिर सिर्फ कांच है, नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे। हमार खातिर दलान घर, तोर खातिर गाछ रे, नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे। मतलब हमारे चलते, गैर झारखंड वासी अब कहते हैं कि हमारे चलते ढलान घर है, बढ़िया घर है, भवन है, ढलाई का मकान है, और तुम्हारे खातिर क्या है, तुम्हारे रहने के चलते गाछ है, तुम गाछ पे रहो, नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे। इस कविता का भावार्थ इस प्रकार से है कि यह एक यथार्थवादी कविता है। इस कविता में बंदर झारखंड वासियों को, झारखंड के जनता को कहा गया है, जिसकी नियति में शोषित होने का है। मतलब इसका मतलब आप कहिए कि नियत ही है कि उसे शोषित होगा, और इसे शोषित कर कौन रहा है, बाहर के लोग, झारखंड से बाहर के लोग इस झारखंड वासी जनता को शोषण कर रहे हैं। बाहर के लोग झारखंड वासी जनता का तन से, मन से और धन का शोषण करते हैं। उसको बंदर केवल लाभ अर्जित के लिए चाहिए, मतलब झारखंड वासी केवल उनके लाभ अर्जित करने का एक जरिया हो गया है। यहाँ के लोग, मतलब बंदर मेहनत करे, बंदर मेहनत करने का मतलब झारखंड वासी मेहनत करे, नाचे गाए, और उसी से जो अर्जन होगा उसको बाहरी लोग खाए।
बंदर के लिए खाने के लिए सूखा साग है और रहने के लिए गाछ है, किंतु शोषित वर्ग हैं जो गैर झारखंडी है, उनके लिए खाने के लिए मछली और भात है और ऊंचे भवन ढलान घर में रहते हैं। बंदर जिए या मरे, उससे गैर झारखंडियों को कोई चिंता नहीं है। और यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैप्टर का जो एमसीक्यू होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।